कनेक्टेड कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। जो एंट्री सीखने जा रहे हैं आज, या अगर आप जनरली ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जो अपना 11 का क्लासेस कंप्लीट कर लिया है और 12 में भी है, इवन 12 का भी कंप्लीट कर लिया है, बट उनको जर्नल एंट्री के रूल्स में कुछ प्रॉब्लम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह, जिसपे बातें होती हैं कॉमर्स के ज्ञान की। आज का जो टॉपिक है जिसपे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रूल ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में। एक सामान्य आदमी ये सोचता है नॉर्मली कि एक्चुअल में बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होता कैसे है। अगर आप नॉर्मल मतलब आदमी को पूछें जो कॉमर्स के जानकारी से रिलेटेड नहीं है, कॉमर्स की जानकारी नहीं रखते हैं, अगर उस तरह के व्यक्ति से आप पूछें कि भाई रिकॉर्डिंग होता कैसे होगा, तो उनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो उनका तरीका है, उनको लगता है कि सेल हो रहा है तो एक डायरी में लिख लेना है, एक रजिस्टर में लिख लेना है कि इस माल इतने का बिका, इस दिन इतने का माल बिका। ठीक है, परचेज होके आ रहा है तो उनको लगता है कि हम लोग क्या करेंगे, परचेज का एंट्री मतलब जो है रिकॉर्डिंग इस तरह से कर लेंगे, हाँ पर माल इतना का परचेज हुआ, इस आदमी से परचेज हुआ। ठीक है, तो एक सामान्य जो है जो बिजनेसमैन है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो है, एक छोटा सा व्यापारी जो है, वो इस तरह का ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, इस तरह का लेखा जोखा रख सकता है। एक नॉर्मल डॉक्टर है, इंजीनियर है, या प्रोफेशनल्स है, लॉयर्स है मान लीजिए, या कोई भी व्यापारी है छोटा मोटा, तो वो इस तरह का रिकॉर्डिंग तो कर सकता है कि हाँ भाई माल इतना का परचेज किए तो परचेज वाला रजिस्टर में लिख लेगा, माल इतना का परचेज, इस डेट को, इस क्वांटिटी और इतना अमाउंट का, किससे खरीदे हैं वो भी लिख लेगा। अगर उधार खरीदा है तो जिससे उधार खरीदा है उसका नाम लिख लेगा। ये एक सामान्य सा लिखने का प्रक्रिया है, रिकॉर्डिंग का प्रक्रिया है, जो हर इंसान, हर आदमी जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को करता है वो भी लिख के रखता है। अपने लोग भी जब हम लोग एजुकेशन लाइफ में थे, याद कीजिए, अभी आप पढ़ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, तो अभी आप अगर हॉस्टल में रहते हैं या कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं घर पे रह के, तो आपको मम्मी पापा जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आपको पैसा दे रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं लिख के रख रहे हैं। हाँ भाई इतना मिला, मंथली इतना मिला, मेरा ये डेट को इतना इतना खर्चा है, 500 रुपया गया रेंट में मान लीजिए, 1000 रुपया गया मेरा खाने का खर्चा हुआ, ट्यूशन फी मान लीजिए 5000 रुपया गया, ये जाने आने का आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो आप कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं। बट वो जो लिखने का आपका तरीका है वो आपका इंडिविजुअल लिखने का तरीका है। हर आदमी का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप भी वही कर रहे हैं, आप भी रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपके जैसे जो बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारा हाउस वाइफ्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, छोटे छोटे प्रोफेशनल्स हैं या इवन बड़े प्रोफेशनल्स भी हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनका जो रिकॉर्डिंग का टेक्निक है वो सब आदमी अपने तरीके से अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। इस तरह के रिकॉर्डिंग को हम लोग जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कैश के ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं, है ना, पेमेंट किए तो लिख लिए, रिसीव किए तो लिख लिए, अगर किसी से लिए हैं और उधार है तो उस व्यक्ति का नाम लिख लिए, अगर किसी को हमने पैसा दिया है और उधार में मान लीजिए अगर अपने लोग किसी को सेल किए हैं, ठीक है, और किसी को उधार में सेल किए हुए तो उस बंदे का नाम लिख लेते हैं, भैया इसको उधार में हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो रिकॉर्डिंग का टेक्निक है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। वहां हम लोग कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग का, हर आदमी का अपना अपना लिखने का तरीका होता है। तो उस तरह का तरीका में क्या कर सकते हैं आप कि आपको एट ए टाइम अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपने प्रॉपर रूल ऑफ रिकॉर्डिंग को फॉलो नहीं किया है। अब हम लोग जो करेंगे, जो एंट्री सीखने जा रहे हैं आज, या अगर आप जनरली ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जो अपना 11 का क्लासेस कंप्लीट कर लिया है और 12 में भी है, इवन 12 का भी कंप्लीट कर लिया है, बट उनको जर्नल एंट्री के रूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों का मेरे कमेंट्स में भी आ रहा था कि सर रूल ऑफ जर्नल एक बार समझा दीजिएगा, ठीक है, एक बार रिवीजन करा दीजिएगा, फिर जब 11 क्लास में बच्चों को आप स्पेशली बताएंगे तो वहां अच्छे से कीजिएगा। सर हम लोगों को बेसिक चीजें कुछ कुछ आ रही है, तो उसको देखते हुए हम लोग एक सोचे कि जल्दी जल्दी एक रिवीजन डाल देते हैं। जो बच्चे 11 से अभी 12 में जा रहे हैं या चले गए हैं, 12 में क्लासेस उनकी शुरू हो चुकी है, लेकिन उनको रूल ऑफ जर्नल अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, अभी भी रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज, ये जो वीडियो है हम डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। परचेज के ट्रांजैक्शन को डील करेंगे, सेल क्यों करेंगे, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी करेंगे, ठीक है, एसेट्स परचेज करेंगे, बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं उसको करना है, और अगर अपने लोग सेल परचेज में भी अलग अलग तरह का करते हैं, ड्राइंग का एंट्री कैसे करेंगे, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री कैसे करेंगे, तो बहुत सारा एंट्री का टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपका जर्नल एंट्री का सारा डाउट्स जो है आज क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, तो आप रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी तेजी में करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग, रूल ऑफ जर्नल को, ट्रांजैक्शंस को दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो अप्रोच है जनरली चलन में, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, इसमें जनरली हम लोग किसी भी अकाउंट को, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसको तीन तरीके से बांटता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। एक अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, दूसरे को रियल अकाउंट बोलते हैं, तीसरे को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में किसी भी व्यक्ति, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में तीन तरह का पर्सनल अकाउंट होता है जनरली, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया, राम मोहन श्याम जो ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है, मेल फीमेल, मैन या वुमेन, उसका जो अकाउंट है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था जो है, उस संस्था का नाम जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जैसे मान लो कोई किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी दुकान का नाम जो भी है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। वहीं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, जब कोई नॉमिनल अकाउंट, हम आगे बताएंगे नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, जब कोई नॉमिनल अकाउंट को कोई वर्ड के थ्रू हम रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। जैसे मान ली आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, या सैलरी ड्यू का अकाउंट, सैलरी इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, या रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या इस तरह का जो वर्ड यूज करते हैं। जैसे रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है या इनकम है, सैलरी क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेस है, ठीक है, आपका कमीशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सब एक्सपेंसेस का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर हम उसमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स यूज कर देते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का, प्रीपेड का, ड्यू का, इस तरह का कुछ वर्ड यूज कर देते हैं, तो वो अकाउंट मेरा बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सैलरी ड्यूज अकाउंट, ये भी हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आप बात करते हैं एडवांस इंटरेस्ट का, है ना, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये सब अकाउंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग तीन तरह का बात बांटते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, अगर अपने ट्रांजेक्शन या इवेंट को एनालिसिस करते हैं, कोई भी घटना, ट्रांजेक्शन या इवेंट जो होता है उसको पहले देखना है इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड है। डबल एंट्री सिस्टम हम शुरू में बताया कि एंट्री सिस्टम जो हम लोग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। बहुत सारे लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हम आप जो घर में अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मम्मी जो करती है वो सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसमें हम लोग सिंपल एक पक्ष को ही लिखते हैं, दूसरा पक्ष को नहीं लिखते हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने माल बेचा, गुड सोल्ड, ठीक है, गुड सोल्ड टू राम, राम को मैंने माल बेचा। तो दो तरीके से हो सकता है, अगर हम वर्ड यहां यूज किए हैं गुड सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा, इट मींस कि यहां राम का नाम इंडिकेट किया हुआ है और ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे। इट मींस कि हमने राम को क्रेडिट में माल बेचा है, ठीक है। और माल बेचा है, दो चीज हुआ, एक तो राम को बेचा है और दूसरा माल बेचा है। तो माल बेचना मतलब सेल्स हुआ, सेल्स करना मतलब इनकम हुआ। तो दो एस्पेक्ट्स इसके हुए, इनकम हुआ और राम को माल बेचा। तो राम को माल बेचा, राम को उधार में माल बेचे, तो राम आज ना कल तो राम पेमेंट करेगा। तो यहां एंट्री हम लोग को दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्डिंग करते हैं और वो डबल एंट्री सिस्टम में होता है। डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग में दो अप्रोच फॉलो करते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक जो है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में अकाउंट को डिवाइड करते हैं। उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। एक्चुअली देखिए यहाँ क्या है ना, पर्सनल अकाउंट नाम है, किसी का नाम है, चाहे वो व्यक्ति का हो, संस्था का हो, किसी का भी नाम हो। तो डेबिट द रिसीवर, जो व्यक्ति रिसीव करेगा, जो व्यक्ति रिसीवर हो गया, उसका नाम हम डेबिट करेंगे। जैसे यहाँ माल बेचे राम को, तो राम क्या कर रहा है, माल को रिसीव कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है। राम को माल हम लोग बेचे तो राम मटेरियल रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, या राम को हम लोग सर्विस प्रोवाइड किए, मान लो कुछ सर्विसेज दिए हैं राम को, तो राम उस सर्विसेज का रिसीवर है, उस गुड्स का रिसीवर है, ठीक है। तो ये रिसीवर को डेबिट करना है, तो यहां क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, क्रेडिट द गिवर, है ना, द गिवर को क्रेडिट करना है। क्रेडिट सिंबल किसके साथ लगाएंगे, गिवर को। जैसे हम किसी से माल परचेज किए हैं, ठीक है, मिस्टर मोहन से हम लोग 5000 का माल परचेज किए हैं, मटेरियल परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन। अब देखिए क्या है, कौन दिया आपको माल, आपको ऑर्गेनाइजेशन में। एक सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है, हम लोग जो एंट्री करते हैं, जो रिकॉर्डिंग एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं। हम लोग जस्ट अकाउंटेंट है मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू में ही बताए थे आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट में। एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसका ऑनर है और जो उसका बिजनेस है वो बिल्कुल अलग अलग चीज है। उसमें जो बिजनेस का रिकॉर्डिंग, हम लोग को किसका रिकॉर्डिंग करना है, बिजनेस में रिकॉर्डिंग करना है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स कहां हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। सबसे पहला माइंड ओपन कीजिए रिकॉर्डिंग करते समय कि रिकॉर्डिंग हम कहां कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये जो रिसीवर और गिवर है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऑर्गेनाइजेशन को किसने दिया, माल किसने दिया, मिस्टर मोहन ने दिया। तो यहाँ गिवर कौन होगा, मिस्टर मोहन होगा। तो हम लोग एंट्री क्या परफॉर्म करते हैं, मिस्टर मोहन के नाम के सामने क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन अकाउंट। अब परचेज अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। यहां आप सिंपल समझिए, जो देने वाला होता है, जो आपको गिवर है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देता है, हम एंट्री फिर से समझिएगा, एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन का, एंटिटी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खरीद बिक्री हो रहा है, व्यापार का एंट्री कर रहे हैं। तो व्यापार के
को जो देता है, व्यापार को देने वाला व्यक्ति को हम लोग क्रेडिट सिंबल लगाते हैं उसके सामने, ठीक है। जो व्यक्ति देगा उसको क्रेडिट सिंबल लगाएंगे उसके नाम के सामने, ठीक है। और जो व्यक्ति रिसीवर होगा, मतलब हम लोग किसी को देंगे, ऑर्गेनाइजेशन किसी को दे रहा है, ठीक है। जैसे हम किसी को माल बेचते हैं तो किसको दे रहे हैं, माल बेचना, सामान देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज किसी को देना, सेवा किसी को देना। इसमें क्या हो, जिसको देते हैं वो रिसीव करता है, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। तो ऑर्गेनाइजेशन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम किसका एंट्री कर रहे हैं, तो हम इंटिटी का एंट्री करते हैं। इंटिटी मतलब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का नाम ही इंटिटी कहलाता है, क्लियर है। हम एंट्री सबसे पहले देखना है किसका एंट्री कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री कर रहे हैं। तो यहां जो ऑर्गेनाइजेशन को देगा, ठीक है, उसका नाम के सामने क्रेडिट सिंबल यूज करेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशन से लेगा, डेबिट द रिसीवर, जो ऑर्गेनाइजेशन से लेगा, ठीक है, जिसको हम लोग दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जिसको दे रहा है, मतलब जो रिसीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, उसके नाम के सामने डेबिट लगाएंगे। तो हम लोग राम को माल बेचे तो राम रिसीव कर रहा है, इसलिए राम को डेबिट करेंगे। मोहन से माल खरीदे तो मोहन हमको दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को, हमको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को। किसका एंट्री हो रहा है, इंटिटी का एंट्री हो रहा है, इंटिटी के यहां एंट्री हो रहा है। इंटिटी का बुक ऑफ अकाउंट्स है, बुक ऑफ अकाउंट्स किसका है, संपत्ति, ठीक है। एंट्री किस, एंटिटी के कौन है, एंटिटी है ऑर्गेनाइजेशन। और बुक ऑफ अकाउंट्स किसका है, बुक ऑफ अकाउंट्स जिसके यहां रिकॉर्डिंग हो रहा है वो एंटिटी का बुक ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। तो रिसीवर द डेबिट करेंगे रिसीवर के नाम के सामने, और क्रेडिट करेंगे गिवर, कौन, जो ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, और कौन, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव कर रहा है। यहां एकदम वेरी क्लियर होना चाहिए चीजों का, ठीक है। अब आइए रियल अकाउंट का नियम देखते हैं। रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स के अकाउंट को रियल अकाउंट बोलते हैं। जितना भी ट्रांजेबल और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, सबके एसेट्स को के नाम को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। एसेट्स मतलब संपत्ति। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता ही है, बिना संपत्ति का कोई काम होगा नहीं। बिना रिसोर्सेज जिसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्टिविटी करता है, प्लांट एंड मशीनरी होगा, ऑर्गेनाइजेशन में मशीन होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स होते हैं, ऑफिस फर्नीचर्स होते हैं, ठीक है। ये सारा क्या है, संपत्ति है। गुडविल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ख्याति, नाम, बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा नाम है तो उसका गुडविल है। पेटेंट है, कॉपीराइट करवा के रखता है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है। ये सब क्या है, एसेट्स है, संपत्तियां हैं। तो उसमें नियम क्या लगाते हैं, अगर इस एंटिटी के पास, हम रिकॉर्डिंग किसका कर रहे हैं, फिर से ध्यान सोचिए, एंटिटी के यहां एंट्री कर रहे हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स किसका, एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग कौन है, अकाउंटेंट, एंट्री करने वाले लोग हैं, ठीक है। हम लोग एंट्री करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई एसेट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई एसेट्स, नाम ऑफ एसेट्स, ध्यान रखिएगा, कोई एसेट्स मतलब एसेट्स का नाम, जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, मतलब जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ऑल एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा उसके नाम के सामने डीआर वर्ड्स यूज होगा, डेबिट वर्ड यूज होगा, ठीक है। और ऑल एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, कहां हो रहा है, गोज आउट, ऑल ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर जा रहा है, ऑल एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है उसके नाम के सामने क्या लगाएंगे, क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे। तो सिंपल सा नियम क्या बना, ऑल एसेट्स whatever comes in, है ना, assets comes in should be debited and assets goes out should be credited, ठीक है। जो assets ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग अकाउंटेंट हैं, एंट्री कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स आ रहा है तो उस एसेट्स के नाम के सामने डेबिट का सिंबल लगाएंगे। जैसे हम लोग एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए, क्या परचेज किए हैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी मान लिए परचेज किए और ऑर्गेनाइजेशन में वो एसेट्स, वो संपत्ति यूज होगा, उससे अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मशीन लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे और उससे प्रोडक्शन शुरू होगा। तो प्लांट मशीनरी जो परचेज करके लाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा कि जाएगा, पहले ये बताइए। ऑर्गेनाइजेशन में खरीद के लाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट एंड मशीनरी को सेटअप कराएंगे, फैक्ट्री सेटअप लगाएंगे उसका, ठीक है, और उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एसेट्स आ रहा है, बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को बन रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स आ रहा है, तो हम वहां कौन सा सिंबल लगाएंगे, डेबिट। किस में लगाएंगे, जो बेच रहा है उससे नहीं। मिस्टर, मान लीजिए एक हम लोग गणेश दत्त एंड कंपनी से हम लोग मशीनरी खरीदे, प्लांट मशीनरी किससे खरीदे, गणेश दत्त एंड कंपनी से। अब यहां ये देखिएगा, यहां रूल जो लगाइएगा, यहां देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन में दो एस्पेक्ट को देखना है। क्या हुआ, एक तो प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है सर, और दूसरा किससे खरीदे हैं, तो गणेश दत्त एंड कंपनी। अब देखना है क्या हम उसको पेमेंट किए हैं, तो नहीं सर अभी पेमेंट नहीं किए, उधार खरीदे हैं। तो दूसरा क्या हुआ, गणेश दत्त एंड कंपनी को देना है, ठीक है, गणेश दत्त एंड कंपनी को देना है। तो देना है तो यह क्या हो जाएगा, मेरा रूल क्या बन जाएगा, क्रेडिट द गिवर। कौन दिया है, कौन देगा, ठीक है, गणेश दत्त एंड कंपनी आपको माल दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गणेश दत्त एंड कंपनी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट आपको जो है एसेट्स दिया, आपको बेचा, तो डेबिट क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसने दिया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसने दिया है, ये देखना है, गणेश दत्त एंड कंपनी ने दिया है, तो गणेश दत्त एंड कंपनी का नाम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स आ रहा है, उस एसेट्स का नाम लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब उस स्पेसिफिक एसेट्स का भी अगर नाम है कुछ, तो उस नाम से भी हम
हम एंट्री कर सकते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट किसको करेंगे? द गिवर। गिवर कौन है? दिया किसने है आपको? ठीक है, दिया है आपको गणेश दत्त एंड कंपनी ने। क्यों उसका नाम लिख रहे हैं सर? क्योंकि अभी उसको माल हम लोग पेमेंट का पैसा नहीं दिए हुए, अभी उसका जो मशीन खरीदे बट उसका पेमेंट हम लोग आज नहीं किए, ठीक है, इसलिए गिवर का नाम हम लिख देंगे। अच्छा सर, अगर वो पेमेंट हम उसको कर देते तो, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अगर नगद में खरीदते तो फिर उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, उस पर्सनल अकाउंट को हिट हम नहीं कराएंगे, उनमें नाम नहीं आएगा। यहाँ हम लोग कैश या बैंक के थ्रू, अगर अपने लोग बैंक के थ्रू पेमेंट किए हुए हैं तो बैंक का नाम आएगा। अच्छा सर, बैंक का नाम क्या है? कौन सा अकाउंट है? बैंक का क्या एसेट्स का रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? भैया मेरे क्लियर कर लीजिए, बैंक का नाम होता है HDFC बैंक, PNB बैंक, ठीक है, SBI बैंक, बजाज फिनांस बैंक। एक बैंक का नाम है आपके पास, ठीक है। तो बैंक का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, सबके नाम को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसलिए वहां रिसीव गिवर कौन है? कौन पेमेंट कर रहा है आपके बिहाफ में? बैंक कर रहा है, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट भले है, लेकिन बैंक में जो आपका पैसा है वो तत्काल में मान लीजिए बैंक के पास है, तो बैंक आपका पैसा जो है पेमेंट कर रहा है किसको? तो गणेश दत्त एंड कंपनी को। तो मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदे और गणेश दत्त एंड कंपनी से खरीदे और उधार में कर दे, तो पहला एंट्री हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गणेश दत्त एंड कंपनी। और अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया फिर भी गिवर कौन है? बैंक है। उस केस में, दूसरे केस में गिवर बैंक है, और पहले केस में, उधार के केस में, गिवर कौन था? गणेश दत्त एंड कंपनी था। क्लियर हो गया चीज? अब दूसरा चलते हैं रियल अकाउंट का नियम में। तो एसेट्स कम्स इन, जो एसेट्स आया। अच्छा, कोई एसेट्स अपने बिजनेस में यूज में था, अब उसको हम बेच दिए। पेटेंट था, कॉपीराइट था, ट्रेडमार्क था, गुडविल था, या प्लांट एंड मशीनरी ही मान लीजिए बिजनेस में चल रहा था, वो पुराना हो गया, बेच दिए। तो बिजनेस से कौन जा रहा है? बिजनेस से जब कोई एसेट्स जाता है तो उस एसेट्स के सामने, नाम के सामने क्रेडिट सिंबल यूज लगाते हैं। तो हम बताएंगे क्रेडिट किसको करेंगे? जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा। जैसे मान लिया अपने लोग कैश में पेमेंट करेंगे, तो कैश तो रोकड़ा है, दिख रहा है वो, ठीक है, दिख रहा है, कैश नोट है, गिन सकते हैं उसको, टेंजिबल एसेट्स है। तो जब एसेट्स जा रहा है तो उसका नाम के सामने हम लोग क्रेडिट वर्ड यूज कर देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। जनरली हम बताएंगे रिकॉर्डिंग करते समय क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, टू वर्ड यूज करते हैं, बट टैली वगैरह में एंट्री करेंगे तो वहां क्रेडिट और डेबिट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जितना भी इनकम का अकाउंट है और एक्सपेंसेस का अकाउंट है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को करते हैं। इसमें क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, ठीक है, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट सिंबल किसमें लगाएंगे? डेबिट सिंबल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को सामने डेबिट सिंबल लगाएंगे। जैसे सैलरी पेड, एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस का नाम उठा लीजिए, वो अगर आपने पेमेंट किया हुआ है, खर्च किया हुआ है, चाहे उसका भुगतान हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, आप उसका नाम के सामने क्या लगा देंगे? डेबिट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया, सैलरी बकाया रह गया मान लीजिए, तो सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा, अरे आपने पेमेंट नहीं किया। किसका सैलरी बकाया है? तो राम का सैलरी बकाया है। तो आप क्या लिख सकते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है मेरे भाई, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन है? मोहन का पैसा बकाया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट भी हम कर सकते हैं, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मंथ का सैलरी, एक ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 आदमी, 10,000 आदमी, 500 आदमी काम करता है, तो सबके नाम से एंट्री लिखने का जरूरत नहीं है टैली में या रिकॉर्डिंग सिस्टम में। हम एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। जनरली आप देखेंगे मार्च का सैलरी अप्रैल में मिलता है, या फरवरी का सैलरी मार्च में मिलता है, एक महीने के बाद भी मिलता है, मतलब महीना खत्म हुआ अगले महीने मिलता है। तो रिकॉर्डिंग तो हमको मार्च में ही करना है। जैसे मार्च फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा 31 मार्च, अभी 31 मार्च 2024 क्लोज हो रहा है मान लीजिए, तो 24 का जो सैलरी का अकाउंट है, जिसका जिसका मार्च कर रहा जाएगा, वो किसका पेमेंट होगा? अप्रैल में पेमेंट होगा। तो 31 मार्च 2024 का जो बुक ऑफ अकाउंट्स बनेगा उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। तो क्या करें? जितना भी इंप्लॉई है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबका नाम से लिखे एंट्री? तो नहीं सर, तो क्या करें? तो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर देंगे, बकाया वर्ड यूज कर देंगे। क्या? बकाया सैलरी, बकाया सैलरी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज कर लेंगे, या सैलरी ड्यूज वर्ड यूज कर लेंगे। तो क्या है वो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। नियम क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्या कहा कि एक्सपेंसेस और लॉसेस जितने भी होंगे सबको डेबिट करो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्या करेंगे एंट्री हम लोग?
सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ध्यान से समझना है एक एक करके, एकदम ध्यान से। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों, हम क्या देखें कि जितना भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करते समय डेबिट करना चाहिए। रूल ऑफ रिकॉर्डिंग जस्ट हम एक बेसिक करा रहे हैं, इसका परफॉर्मा पूरा है, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं वो सारा हम बताएंगे। बस सिंपली आप समझिए कि खाली हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, चीजों को कैसे लिखते हैं। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू क्या लिखेंगे, मान ली सैलरी पेमेंट कर दिए तो टू क्या हो गया, टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का नियम क्या हम देखें कि जा रहा है तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसको पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जाने वाला एसेट्स जो भी होता है, जो एसेट्स गोज आउट होता है, जा रहा है, नियम हम लोग पढ़े थे रियल अकाउंट का कि जो एसेट्स जाएगा उसको क्रेडिट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। यहां लिख सकते हैं आप, ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग नियम पढ़ाएंगे, बट अभी आप संजोग से थोड़ा सा देखिए इसको ध्यान से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, यही सैलरी अगर बकाया रह जाए सर, तो बकाया जैसे रहेगा मेरे भाई, तो बकाया रहना मतलब सैलरी बकाया रहना। मैंने कहा था कोई भी नॉमिनल अकाउंट का बकाया, एडवांस, ये सब वर्ड लगा रहेगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का वहां नियम लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वहां क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। मान लीजिए कोई सैलरी है और आपका बकाया रह गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू, या क्रेडिट किसको करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट तो कर देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये क्रेडिट बन गया मेरा। क्लियर चीज। चलिए हम आगे चलते हैं अब जो है दूसरे अप्रोच की तरफ। ठीक है, इसमें भी रिकॉर्डिंग करेंगे। इसमें एसेट्स को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। जब कोई ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन में पहले सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को पहले पकड़िए। वो कौन कौन सा अकाउंट को हिट कर रहा है, कौन कौन सा अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, वो सबसे पहला काम होगा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया में। पहला कदम, ट्रांजैक्शन को पहचानो कि उसमें कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए ये अच्छा लगता है आपको तो आप उसमें भी देखेंगे कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अगर पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो नियम यहां ये लगेगा डेबिट क्रेडिट का, है ना, पर रिसीवर को डेबिट और क्रेडिट गिवर को क्रेडिट। अगर आपका जो है ट्रांजैक्शन करते समय कोई एनालिसिस करते समय पता चल रहा है कि नॉमिनल अकाउंट को इफेक्टेड कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम और गेंस को क्रेडिट करेंगे। ऑल इनकम एंड गेंस शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने लोग को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो बैंक से इंटरेस्ट मिलना क्या है, एक्सपेंसेस है? नो, बैंक से इंटरेस्ट मिलना इनकम है। तो इनकम जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, इनकम क्या हो रहा है, हो रहा है। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी क्रेडिटेड। जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री देख रहे हैं, ध्यान देखिएगा, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन का बुक ऑफ अकाउंट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से, डिविडेंड मिल रहा है कहीं से, कमीशन मिल रहा है कहीं से, या ब्रोकरेज मिल रहा है कहीं से, कुछ भी मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है कहीं से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होगा, और उस इनकम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। क्लियर है नियम?